गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आमेट में वाणिज्य विषय का व्याख्याता हूं और इकोनॉमिक्स संकाय में पढ़ाता हूं। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगा विद्यार्थियों कि आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और पहला लेसन हम स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र एक परिचय एक ऐसा लेसन है जो हमें 11th क्लास की याद दिलाता है। 11th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा था, क्या क्या स्थिति थी, उसको हल्का सा रिवाइंड करने का ये तरीका है। लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात का ध्यान दें, आप पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज अपन अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र एक परिचय पाठ में पहला शब्द आता है अर्थशास्त्र। स्टूडेंट 12th क्लास में आ जाता है लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता है कि अर्थशास्त्र शब्द की रियल डेफिनेशन क्या है या इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, जिसको एग्जाम में कभी प्रश्न पूछ भी ले कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं तो आप क्या लिखेंगे। तो अपन पहले चर्चा करेंगे शब्द के ऊपर, अर्थशास्त्र एक परिचय। तो आर्थिक जितने भी विचार हुए आप समझने का प्रयास कीजिए। आर्थिक विचारों से या आर्थिक क्रियाओं से जितने भी विचार आए, जितने भी सिद्धांत आए, जितने भी नियम आए, उनका साहित्य समृद्ध होकर क्या कहलाया? अर्थशास्त्र कहलाया। मैं बस डेफिनेशन को पुनः बोलूंगा मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचार, सिद्धांत तथा नियमों का साहित्य समृद्ध होकर क्या कहलाया? अर्थशास्त्र कहलाया। आगे हम इसके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन अपने नॉर्मल डेफिनेशन अपन ने जान ली है और नेक्स्ट बात अपन करेंगे अर्थशास्त्र की जानकारी क्या केवल आधुनिक इतिहास में ही है या पौराणिक इतिहास में भी है। लेकिन हमारे वेदों और पुराणों के अंदर भी अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अंदर की बार बार एक शब्द का प्रयोग होता है, तो शब्द है वार्ता है। इस वार्ता शब्द का अर्थ है आर्थिक क्रियाएं। परीक्षाओं के अंदर कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आप इसे ध्यान देवें। वार्ता शब्द का उपयोग संस्कृत के अंदर किया गया है, वेदों के अंदर किया गया है। इस वार्ता शब्द का अर्थ होता है आर्थिक क्रियाएं। आप इसे इंपोर्टेंट करें। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन नंबर 1 से इंपोर्टेंटली याद करें। जरूरी नहीं कि मैंने बताई वो याद करें, आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। दूसरी बात है वार्ता शब्द का क्या अर्थ है, तो वार्ता शब्द का अर्थ है आर्थिक क्रियाएं। किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो, पुरानी जमाना की बात करें तो गोपालन हो या फिर कृषि हो या फिर व्यापार या वाणिज्य हो, वो सभी किसमें आते थे? वार्ता के अंदर आते थे, अर्थात आर्थिक क्रियाओं में आते थे। अब अपन डायरेक्ट आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र की अपन बात करें तो अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? यूं कहें अपन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे कहेंगे अपन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का पितामह कौन कहलाता है? एडम स्मिथ कहलाता है। एडम स्मिथ जो है ये अर्थशास्त्र का पितामह कहलाता है। इसने सबसे पहले 1776 में एक अर्थशास्त्र के ऊपर बहुत विस्तृत पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of nation। नाम थोड़ा बड़ा है दोस्तों, लेकिन आपने इस नाम को 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, आपने याद भी किया है। केवल अपन इसको रिमाइंड कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की एक ही परिभाषा दी, अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है या अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। इसके अलावा एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की कोई और विशेष परिभाषा नहीं दी है। तो आप एडम स्मिथ का नाम जरूर याद रखें और इसका किस स्वरूप में नाम याद रखेंगे, क्योंकि एडम स्मिथ क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न शब्द बार बार यूज नहीं किया जाता है, इसलिए जनरली यूज किया जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ 1776। लेकिन आपने आज ये पढ़ा है कि एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर अर्थशास्त्र के ऊपर इतनी बड़ी पुस्तक लिखी है। तो भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास के अंदर एक व्यक्ति हुआ है, नाम है चाणक्य या कौटिल्य, आपने पढ़ा है, या इसका नाम है विष्णुगुप्त। इसने भी अर्थशास्त्र के बारे में एक किताब लिखी, इसका नाम था
अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी इसका मूल सिद्धांत राजनीति था, फिर भी इसके अंदर राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है, क्योंकि जिस समय चाणक्य ने ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी उस समय राजनीति का ही एक भाग अर्थशास्त्र हुआ करता था, न कि अर्थशास्त्र किसी अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। इसलिए अपन कह सकते हैं कि विश्व की पहली पुस्तक जो अर्थ के बारे में लिखी गई है, धन के बारे में लिखी गई है, इकोनॉमिक्स के बारे में लिखी गई है, वो किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। और यूं आए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। और उसकी पुस्तक का नाम आप विशेष रूप से याद रखें, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी इसने? 1776 में लिखी। तो दोस्तों घर पर रहे, लॉकडाउन का समय है, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अपन बात करेंगे कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट के बारे में जिन्होंने अर्थशास्त्र की बेसिक डेफिनेशंस दी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एडम स्मिथ के बारे में। दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वो है मार्शल। तीसरे के बारे में बात करेंगे, वो है रॉबिन्स। चौथे के बारे में बात करेंगे तो बात है सैमुअल्सन। और पांचवें व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वो है जे.के. मेहता। इन लोगों ने अर्थशास्त्र की क्या डेफिनेशंस की, इस बारे में अपन हल्का सा इसकी ओर एक नजर दिखाएंगे। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा है? अर्थशास्त्र क्या है? धन का अध्ययन है, इसमें केवल और केवल धन का अध्ययन किया जाता है। इससे अधिक ये और कोई विचार स्पष्ट रूप से नहीं रख पाया। लेकिन जैसे समय का विचार, जैसे समय बीतता है वैसे वैसे विचारधाराओं के अंदर ही परिवर्तन आते रहते हैं। इसलिए मार्शल के बारे में अपन बात करें तो मार्शल ने एडम स्मिथ से एक कदम बढ़ते हुए इसने कहा था कि ये आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। क्या है ये? आर्थिक कल्याण का अध्ययन। कौन है? अर्थशास्त्र। मार्शल केवल धन के बारे में बात नहीं करते हैं, आर्थिक कल्याण के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं रॉबिन्स की। रॉबिन्स और एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, ये इस बारे में पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, और केवल आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र, इसके बारे में रॉबिन्स सहमत। रॉबिन्स कहते हैं अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या? कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं कौन सी है? असीमित है। व्यक्ति के पास यदि कार आ जाएगी तो व्यक्ति सोचेगा मेरे पास कार नहीं होनी चाहिए, मेरे पास और अच्छी कार होनी चाहिए, 10 लाख की 20 लाख की ऑडी होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए। जिसके पास कार आ जाएगी तो वो सोचेगा मेरे पास प्लेन होना चाहिए, प्लेन आ जाएगा तो मेरे पास प्राइवेट जेट होना चाहिए। तो व्यक्ति के पास आवश्यकताएं हमेशा असीमित होती है, जबकि वास्तविकता क्या है? साधन क्या है? सीमित है। तो रॉबिन्स कहते हैं कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, इस कारण से क्या चयन की समस्या उत्पन्न होती है कि आदमी क्या सेलेक्ट करें। इस प्रकार से इसने रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। इसने असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के बीच में संबंध स्थापित करके अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। जबकि सैमुअल्सन कहते हैं आर्थिक क्रियाओं का गत्यात्मक अध्ययन क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। जितनी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो, भले उत्पादन हो, भोग हो, वितरण हो, राजस्व हो, उद्योग हो, जो भी चीज है उसका गत्यात्मक अध्ययन जो है कहलाएगा अर्थशास्त्र कहलाएगा। ये कौन कहते हैं? सैमुअल्सन कहते हैं। लेकिन जे.के. मेहता के बारे में अपन बात करें तो जे.के. मेहता एक भारतीय अर्थशास्त्री हुए हैं, उनकी विचारधारा भी भारतीय ही है। इन्होंने अर्थशास्त्र को इन चारों से अलग रूप में परिभाषित किया है। इनकी विचारधारा इन चारों से बिल्कुल पृथक है। जे.के. मेहता कहते हैं कि व्यक्ति की वो उस स्थिति के अंदर लाया जाए जब वो आवश्यकता विहीन हो जाए। यदि अर्थशास्त्र ऐसा करने में सक्षम होता है तो वास्तव में वही अर्थशास्त्र है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, उसकी कोई प्रकार की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए।
यदि उसकी वेद आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए तो एक समय बाद ऐसी स्थिति आएगी जब उसे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता या कोई प्रकार की इच्छा नहीं रह जाएगी। तो उस स्थिति को क्या कहेंगे अपन? अर्थशास्त्र कहेंगे। तो ये जे.के. मेहता कहते हैं कि व्यक्ति को कौन सी स्थिति में लेके आना है? आवश्यकता विहीनता की स्थिति में। 5 जनों के बारे में अपन ने पढ़ा है। There are 5 economists: एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुएल्सन एंड जे.के. मेहता। इन 5 जनों ने हमें बताया है कि अर्थशास्त्र को किस प्रकार से समझा जाए। पांचों की डेफिनेशंस अलग अलग है, लेकिन ये हमें अर्थशास्त्र के विस्तार को बताती है। इसके बाद दोस्तों आप इसी प्रकार की कोई भी एक डेफिनेशन अर्थशास्त्र की जो आपको अच्छी लगे वो याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप कोई बड़ी डेफिनेशन याद करें, कुछ छोटी डेफिनेशन भी आपको याद हो वो आप याद कर लें। हमेशा बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखने में के समय वो डेफिनेशंस आपके काम आएगी। अब आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया। एक तो व्यष्टि और दूसरा समष्टि। व्यष्टि को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की वे इकाइयां जहाँ किसी अर्थशास्त्र का अध्ययन जहाँ आप एक इकाई में करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि एक उत्पादक का अध्ययन करते हैं, एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। यदि अपन अर्थशास्त्र की इकाइयों में अर्थशास्त्र में इकाइयों के समूह का अध्ययन करते हैं तो वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। फिर भी अर्थशास्त्र की प्रकृति को अपन बांटे तो 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं इसको। एक है व्यष्टि, दूसरा है समष्टि। बोलते हैं इंग्लिश के अंदर माइक्रो और समष्टि को बोलते हैं मैक्रो। हमारी पुस्तक जो है 12th क्लास की इकोनॉमिक्स, इसको 2 भागों में बांटा गया है 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को, कि पहली है माइक्रो और दूसरी है मैक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अब किसको पढ़ते हैं अपन, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पहला है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, है राजस्व या आर्थिक कल्याण। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इसको आप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। और समष्टि के बारे में अपन बात करें, इसके भी कुछ भाग है, इसको अपन अभी यहाँ पढ़ लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय व रोजगार। इसको आप नोट कर लें। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर। तीसरा है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। वितरण का समष्टिगत सिद्धांत तथा अगला है आर्थिक विकास। यह अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के बारे में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र को अपन ने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है व्यष्टि और दूसरा भाग है समष्टि। व्यष्टि को क्या कहते हैं इंग्लिश में माइक्रो और समष्टि को बोलते हैं मैक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपन अंदर क्या करते हैं, इकाई का अध्ययन करते हैं, इकाई विशेष का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के समूह का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अपन निम्न चीजों का अध्ययन करेंगे। पहला है उपभोग। दूसरा है उपभोग का अर्थ होता है कंजप्शन। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का अंतिम उपभोक्ता है, अंतिम रूप से उपभोग कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वस्तु का उपभोक्ता कहलाएगा। दूसरा है उत्पादन, प्रोडक्शन। तीसरा है विनिमय। विनिमय का अर्थ होता है
किसी वस्तु का लेन देन, एक्सचेंज, जिसमें बोलते हैं विनिमय को एक्सचेंज बोलते हैं। वस्तुओं का लेन देन अर्थात क्रय विक्रय क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। अगला है वितरण। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वस्तुओं का वितरण किस प्रकार से किया जाए। अगला है राजस्व या आर्थिक कल्याण, इसमें बोलते हैं रेवेन्यू। समष्टि के अंदर अपन बात करें, समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण से, अर्थात इकाइयों के समूह से। इसमें अपन इकाइयों के समूह का अध्ययन करते हैं। समष्टि को इंग्लिश के अंदर मैक्रो कहते हैं। इनमें निम्न 4 चीजों का अध्ययन किया जाता है। पहला है राष्ट्रीय आय व रोजगार। इसके अंदर राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम। सोचिएगा, नेशनल इनकम पूरे राष्ट्र की होती है। इसके अंदर कई व्यक्ति, कई संस्थाएं, कई कंपनियां किसी प्रकार से सम्मिलित होते हैं। रोजगार, रोजगार किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे देश के अंदर रोजगार की क्या स्थिति है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इससे आप